पंजाब में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं के दिसंबर माह के गणित के असाइनमेंट के आंसर के बारे में। यह असाइनमेंट के लिए सिर्फ एक मार्गदर्शन प्रदान करना ही है ताकि बच्चे जो हैं आसानी से अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिसंबर माह का असाइनमेंट जो है वो मुख्य रूप से रेखागणित पर आधारित है। इसमें से पहला प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर बाकी दो भुजाओं को जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए। जैसे यहाँ पर हमने सरल रेखा डी खींचा हुआ है। ये डी जो है सरल रेखा है जो त्रिभुज ABC के भुजा BC के समानांतर खींची हुई है। तो यदि हमें क्या करें, यहाँ पे एक ऐसी ही सरल रेखा खींचें तो यह जो रेखा होती है वो अन्य दो रेखाओं को डी और ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है और समान अनुपात में, मतलब इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, समान होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं। दिया है तो क्या दिया है हमको, तो हमको दिया हुआ है त्रिभुज ABC ये दिया हुआ था जिसमें DE समानांतर BC है और जो बिंदु D पर AB को काटती है और E पर AC को काटती है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है AD बटे BD और AE बटे EC, अर्थात इस भुजा का अनुपात, इस भुजा के अनुपात और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात जो है क्या है, आपस में समान है। रचना क्या करना है हमको, तो रचना इसके लिए मानते हैं कि ये त्रिभुज की एक भुजा AB है माना कि हम ये त्रिभुज ABC है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है AB और C। इसमें AB पर जो है बिंदु D है ये, और AC पर जो बिंदु है वो E है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक समानांतर रेखा खींच देते हैं। ये जो रेखा खींच रहे हैं वो BC की क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। तो ये हमारा समानांतर है, नाम दे दिया गया इसका D और ये हो गया E। यहाँ पर हम रचना करते हैं। रचना के लिए हम यहाँ पर B को E से मिलाते हैं। ये अब B को E से मिला देंगे ये, और उसके बाद C को D से मिला देंगे ये, ठीक। इसके बाद हम D से एक लंब AE पर डालेंगे या AC पर डालेंगे। ये D से हमने एक लंब डाला AC के ऊपर में। आप लंब डालने के लिए ऐसा खींच सकते हैं इसको, क्योंकि लंब जो है वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि ये लाइन जो है वो स्केल पट्टी की सिरे पर होगी तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 90 अंश का। फिर वैसे यहाँ भी खींच लीजिए, ये लाइन के ऊपर रखिए इसको। ये वाली जो रेखा है वो लाइन के ऊपर रहनी चाहिए, तो इसको मिला दीजिए। यहाँ पर भी जो बनने वाला कोण है वो 90 अंश का होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम जो है वो तैयार हो चुका है। चलिए उत्पत्ति की ओर चलते हैं। तो उत्पत्ति में हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हम आधार गुणित ऊंचाई लेते हैं। तो दो त्रिभुज लिया गया यहाँ पर। पहला त्रिभुज कहाँ से लेते हैं हम लोग, तो पहला जो त्रिभुज है वो इस रेखा पर बनी हुई, ये इस रेखा पर बनी हुई त्रिभुज को लेते हैं, जिसमें से पहला त्रिभुज है हमारा ADE और दूसरा है BDE, अर्थात ये पहला त्रिभुज है हमारा और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है। तो इस एक तिरछी रेखा पर बनी हुई हमने दो त्रिभुज को लिया हुआ है। ये पहला त्रिभुज है हमारा, ये पहला त्रिभुज है और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हम लेते हैं। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ सूत्र लगा दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। सूत्र लगाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर EN जो है वो समान है, इसलिए कट जाते हैं। 1/2 भी कट जाता है और AD बटे BD जो है वो बच जाता है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 2 के लिए हम वापस त्रिभुज पर चलते हैं और इस तिरछी रेखा पर बनी हुई, ये तिरछी रेखा पर बनी हुई दो त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें से पहला त्रिभुज हो गया ये हमारा ADE और दूसरा त्रिभुज हो गया DE और C। तो इन दोनों त्रिभुजों के फिर से क्षेत्रफल का अनुपात लगा देते हैं और इसी प्रकार से ये भी कट करके, जिसमें से DM जो है DM से कट जाता है, ये DM कट जाता है, 1/2 कट जाता है और AE बटे EC जो है वो बच जाता है। अब हम ये देखते हैं कि समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 जो है वो हमारा ये हमको प्राप्त हुआ है। इन दोनों समीकरणों को हम पाते हैं कि समीकरण के ऊपर के जो
त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समान है, लेकिन नीचे के जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समान नहीं है। अर्थात बी डी का क्षेत्रफल और सी डी का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, देखना है। तो हम चित्र से पाते हैं कि बी डी का जो क्षेत्रफल है वो सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिए हम समीकरण जो 2 है, ये समीकरण 2 जो है हमारा, उसको हम चेंज करके इस प्रकार से लिख देते हैं, सी डी के बदले हमने क्या लिख दिया, बी डी लिख दिया। अब इसके बाद हम पाते हैं कि समीकरण ये जो 2 है वो समीकरण 1 के बराबर है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 का और समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वो क्या है, समान है। इसलिए इसके दाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 और 2 समान है, इसलिए समीकरण का दायां पक्ष ये हो जाएगा हमारा ये AD, ये हमारा AD बटे BD, ये हमने लिख दिया AD बटे BD और AE बटे EC। तो इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि AD बटे BD और AE बटे EC जो है क्या है, आपस में समान है। अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हमको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, दिया गया है हमको, क्या दिया गया, त्रिभुज ABC दिया गया है जिसका कोण B जो है वो क्या है, समकोण है। ये कोण B जो है वो क्या है, समकोण है। सिद्ध क्या करना है, तो इसकी एक भुजा AC, ये एक भुजा AC है, शेष अन्य दो भुजाएं AB और BC हैं, ये AB है और ये BC है, इनके वर्गों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। यहाँ पर हमने रचना किया हुआ है। रचना कैसे किया, तो रचना के लिए हमने ABC के शीर्ष, ये हमारा त्रिभुज था AB और C, इसके शीर्ष B से हमने क्या डाला हुआ है, एक लंब डाला हुआ है। तो ये हमारा रचना हो गया। उत्पत्ति पे चलते हैं हम लोग। उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र में कितने त्रिभुज बने हुए हैं, तो 2 त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसमें से हम 2 त्रिभुज लेते हैं। पहला ADB है और दूसरा ABC है। ये हमने AB और C को लिया हुआ है एक त्रिभुज, और दूसरा है हमारा AD और B, ये AD और B, ये त्रिभुज लिया हुआ है। दोनों जो त्रिभुज हैं वो समकोण त्रिभुज हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों में 90-90 अंश का कोण बना हुआ है। तो ये जो कोण है वो क्या है, आपस में बराबर है। कोण D, ये कोण D जो है, ये कोण D, ये हमारा कोण D ये बराबर है, और ये कोण B दोनों 90 अंश के हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ये 90 अंश के कोण है करके, और दोनों में कोण A जो है वो कॉमन है, इसलिए हमने लिख दिया कोण A जो है वो घनिष्ठ कोण है। तो जब हमको पता है कि किसी त्रिभुज के 2 जो कोण हैं वो आपस में समान होते हैं, तो वे जो होते हैं समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि जो दोनों त्रिभुज हैं ADB और ABC दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार से समरूपता के नियम से हम बता सकते हैं कि AD बटे ये AD और AB जो भुजा है वो, और इसी प्रकार से AB और AC भुजा का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, आपस में समान हो जाएगा। इसके बाद हम इनका आपस में तिर्या गुणा कर देते हैं। ये तिर्या गुणा कर दिया गया। तिर्या गुणा करने पर हम पाते हैं कि AB का स्क्वायर हो जाता है और AD इंटू AC हो जाता है। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज BDE और ABC जो हैं वो क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। इसी प्रकार से हम वापस लेते हैं, दो भुजाओं का अनुपात करते हैं। तो अब हम लेते हैं CD, और इस त्रिभुज में से CD भुजा को लेते हैं। ये हमारा CD भुजा है, ये CD भुजा है, और इसके नीचे में दूसरी भुजा है हमारी BC, ये हमारी CD भुजा है, ये CD भुजा, और ये हमारा BC भुजा। इन दोनों भुजाओं का अनुपात, और BC और दूसरी भुजा हो जाएगी हमारी AD भुजा, AC भुजा। ठीक, तो ये AC जो भुजा है वो क्या हो जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगी। वापस हम इनका तिर्या गुणा करते हैं। इस प्रकार से ये तिर्या गुणा कर दिए तो BC का स्क्वायर हो जाता है और CD इंटू AC हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, तो समीकरण 1 को और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि समीकरण का ये बायां पक्ष जो है वो बायां पक्ष से जुड़ जाता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, और दायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष से जुड़ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में AC जो है, ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर भी AC है, यहाँ पर भी AC है। तो AC का हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, और AD और CD जो है वो क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। और इधर जो समीकरण का दूसरा पक्ष है उसको हमने ज्यों का त्यों उतार दिया हुआ है। अब हम कुछ चित्र में देख सकते हैं कि AD और CD जो हैं वो दोनों जो हैं वो AC के बराबर हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये AD, ये वाला जो हिस्सा है AD और CD दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, हमारा AC बन जाता है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों के बदले में AD और CD के बदले में क्या लिख दिया, AC लिख दिया। अब AC का गुणा करते हैं तो AC का स्क्वायर हो जाता है, और ये समीकरण का बायां हिस्सा जो है वो दायां हिस्सा जो है वो 10 का 10 लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने समीकरण अपना जो प्रश्न 2 है वो भी क्या कर चुका है, सिद्ध कर चुके हैं। अब आइए हम चलते हैं कि तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो भी एक रेखागणित का प्रश्न है। ये एक आंकिक प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है, जो 2 बराबर समांतर जीवाओं के बीच में जो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है स्थित है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर के दिया हुआ है, और 2 बराबर त्रिज्याएँ जो है वो PQ और AB हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम बता सकते हैं कि यदि
जो जीवा है वो दोनों ओर समान दूरी पर है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा O से N के जो बीच की दूरी है वो 24 का आधा 12 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमने ये पाया कि OM और ON जो है कितने के हैं, 12 सेंटीमीटर के हैं, और OP जो त्रिज्या है वो कितनी सेंटीमीटर की है, तो 20 सेंटीमीटर की है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है जिसका नाम हम रख देते हैं APN और O, ये O है, ये N है और ये P है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं, जिसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का धन आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण कोण है तो 20 का है ना, लंब कोण है तो लंब हमारा मान लेते हैं उदाहरण के लिए ये 12 का है, और आधार कोण है तो आधार हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हमने सब मान को रख दिया, कर्ण के बदले में 20 रख देते हैं, ये 20 रख दिया गया, लंब नहीं पता है, और आधार का मान कितना रख दिया, 12। तो 20 हम कितना हो गया, 400, और 12 गुणित 12 बराबर 144 हो गया। अब ये 144 को इधर पक्षांतर करते तो ये ऋण हो जाता है, तो 400 में से 144 को घटाते हैं, तो 400 में से 144 को घटाने पर हमको 256 प्राप्त होता है। 256 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो इस प्रकार से हमको जीवा की लंबाई जो है या NP की जो लंबाई है वो हमको प्राप्त हो जाती है कितनी, 16। हम ये बताएं कि NP का मान 16 है, चित्र में देखते हैं हम लोग जाके, ये NP का मान जो है वो 16 है, ये NP का मान 16 है, तो शेष हिस्से का मान भी क्या हो जाएगा, 16। तो कुल मिला के जो पूरी जीवा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32। यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि जीवा की लंबाई जो है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि यदि हम किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से क्या किए, स्पर्श रेखा खींचें, तो उन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमको एक वृत्त दिया हुआ है जिसके बाह्य बिंदु, जिसका केंद्र जो है वो है, इसके बाह्य बिंदु O से हमने क्या किया हुआ है, दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं, एक स्पर्श रेखा का नाम AP है और दूसरी स्पर्श रेखा का नाम क्या है, A और Q है। तो इन दोनों जो स्पर्श रेखा है AP और AQ, इनकी लंबाई जो है क्या होगी, समान होगी, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं, रचना के पद के लिए हम क्या किए, A से O को मिला देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने A को O से मिलाया और O को P से मिलाया और O को Q से मिलाया। अब हम इस प्रकार मिलाने के बाद अब उत्पत्ति पे चलते हैं। तो उत्पत्ति में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे सामने में दो त्रिभुज जो है वो बने हुए हैं। पहला त्रिभुज जो है वो ऊपर में बना हुआ है, जिसका नाम हमने रख दिया है यहाँ पे हमने नाम रखा हुआ है AP और O, और दूसरा त्रिभुज जो है हमारा AQ और O। ये दो त्रिभुज को लेकर हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज में एक जो भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या है, कौन सी भुजा है, ये वाली जो भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। और दूसरा जो है देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो हमारा OA है, OA जो है वो उभयनिष्ठ भुजा हुआ है। और दूसरा जो है जो हमारा इस दोनों त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि पहला त्रिभुज जो है OP और A है, और दूसरा त्रिभुज जो है OQ और A है। तो जिसमें से इन दोनों त्रिभुज की जब हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में जो एक भुजा है OA वो क्या है, उभयनिष्ठ है, और जो OP और OQ है वो क्या है, आपस में समान है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसको हमने लिख दिया हुआ है। और तीसरा जो कोण है वो क्या है, 90 अंश का है। तो इस प्रकार से किसी त्रिभुज के तीन जो भुजाएं हैं या तीन जो अंग हैं या अवयव हैं वो क्या हो चुके हैं, समान हो चुके हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो जब पूरा त्रिभुज जो है वो क्या है, सर्वांग सम है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो एक भुजा AQ और जो PA है वो क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे, जैसा कि आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने चौथा प्रश्न भी सिद्ध कर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा जो है, किसी त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जहाँ पर AB और BC और CA का मान जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने रचना के चरण लिखे हुए हैं और ये चित्र जो है बना हुआ है, और इसकी जो रचना है हमको इस प्रकार से करनी है। दिए गए माप का परिगत वृत्त तैयार करने के लिए सबसे पहले हम स्केल से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ये स्केल से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच रहा हूँ। ये स्केल से हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। नाम दे दिया B और C। कितना सेंटीमीटर का है, तो ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखा है। इसके बाद हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया। चाप लेने के बाद उसको हम B पर रखते हैं और ऊपर की ओर काटते हैं, C पर भी रखते हैं और पुनः ऊपर की ओर काट देते हैं। ये जो दोनों चाप होते हैं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, जिसको हम A नाम दे देते हैं। ये हमारा A है। अब हम A को C से और A को
बी से मिलाकर एक त्रिभुज की रचना, जिसकी सभी भुजाएं जो हैं वो 6 सेंटीमीटर की है, कर देते हैं। अब इसके बाद हमको परिगत वृत्त बनाने के लिए इनकी दो भुजाओं को समद्विभाजित करना होता है। इसके लिए हम वापस चाप लेते हैं। चाप की लंबाई जो है वो रेखा के आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। ये आधे से ज़्यादा हो गई है। आधे से ज़्यादा का चाप लेते हैं और बी पर रखकर ऊपर की ओर काटते हैं। इसी चाप को नीचे की ओर भी रख के काटते हैं। अब रेखा के दूसरी बिंदु ए पर रखकर हम इसी चाप से पुनः दो चाप काटते हैं, एक रेखा के ऊपर की ओर और एक रेखा के नीचे की ओर। ये यदि ये दोनों चाप ठीक से नहीं कटे हो तो आप वापस बी पर रखकर पुनः चाप काट सकते हैं। ये दोनों जो चाप के कटान बिंदु होते हैं, उन कटान बिंदुओं को हम बिंदु का नाम देते हैं और बिंदु का नाम देने के बाद इनको आपस में मिला देते हैं। ये इनको आपस में मिला दिया गया। मिलाने के बाद हम इसी प्रकार का समद्विभाजक AC का भी खींचते हैं। इसके लिए हम C पर चाप को रखते हैं और एक चाप काट देते हैं। इसी प्रकार से रेखा के नीचे की ओर भी चाप काट दिया जाता है। इसके बाद रेखा के दूसरे बिंदु पर A पर रखते हैं और A पर रखने के बाद पुनः एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर काट दिया जाता है। इन चाप के कटान बिंदु को वापस हम निशान लगा देते हैं और निशान लगाने के बाद इनको फिर से क्या कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों जो समद्विभाजक हैं वो एक बिंदु O पर क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। इस O बिंदु को केंद्र मानते हैं और OA को त्रिज्या मानते हैं। ये OA को क्या माना गया, त्रिज्या माना गया। और त्रिज्या मानकर हम क्या बना देते हैं, एक चाप खींच देते हैं या एक वृत्त जो है वो बना देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये OA को मैंने त्रिज्या माना हुआ है और OA को क्या माना हुआ है, केंद्र माना हुआ है। और इसको पकड़कर मैं क्या बना देता हूँ, एक वृत्त बना देता हूँ। यही जो है हमारा अभीष्ट परिवृत्त है, जिसकी त्रिज्या जो है वो OA है और केंद्र जो है क्या है, O है। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी सवाल जो है आसानी से बना सके। धन्यवाद।